बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने अगले लेक्चर का आगाज़ करेंगे, लेकिन डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम अपने प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज़ करेंगे। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने एयर के इनर पार्ट को डिस्कस किया था। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने एयर के इनर पार्ट्स को डिस्कस किया था। एक्चुअली वी डिस्कस इनर पार्ट्स ऑफ द एयर, इनर पार्ट of air. Inner part of air contain semi-circular canal and then cochlea and then vestibule. These are the main part of inner part of air. इनर पार्ट ऑफ एयर के अंदर हमने सेमी सर्कुलर कैनाल को भी डिस्कस किया था, कॉक्लिया को भी डिस्कस किया था और वेस्टिब्यूल को भी डिस्कस किया था। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर जो है मोस्ट इंटरेस्टिंग कह लें आप, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है आज हमने देखना है कि इंसान बहरा कैसे होता है, इंसान क्यों नहीं सुनता बाज़ औक़ात, यानी डेफनेस को स्टडी करना है, बहरेपन को, कि इंसान जो है वो सुन नहीं सकता। आखिर ये कैसी होती है डेफनेस क्यों होती है, डेफनेस की क्या वजूहात हैं, ये हमने आज डिस्कस करना है। डियर स्टूडेंट्स, हम अपने लेक्चर का आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से कर चुके हैं। हम आगाज़ करते हैं। साउंडलेस वर्ड, ऐसी वर्ड जहाँ साउंड नहीं है, आवाज़ नहीं है, यानी साउंडलेस वर्ड का क्या मतलब है, डेफनेस। डेफनेस बहरापन, कि इंसान सुन नहीं सकता। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज डेफनेस, क्या डेफनेस क्या होता है। डेफनेस इज अ स्टेट इन विच हेयरिंग इज नॉट पॉसिबल। डेफनेस वो हालत है जिसमें कोई भी इंसान सुन नहीं सकता। इन विच हेयरिंग इज नॉट पॉसिबल, नहीं सुना जा सकता। अब डियर स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेफनेस, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेफनेस। शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेफनेस की कॉजेज क्या हैं। द डिफेक्ट ऑफ एयर ड्रम में डिफेक्ट होता है, यानी ये ऑडिटरी कैनाल है, ये ऑडिटरी कैनाल के बाद ये एयर ड्रम आता है, ये एयर ड्रम आता है। अब एयर ड्रम में डिफेक्ट होता है। कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं जिनका पैदाइशी तौर पर जब वो पैदा होते हैं तो ये कान का पर्दा बनता ही नहीं,
अगर कान का पर्दा बनता भी है तो कान का पर्दा पूरा नहीं बनता, इसे कहते हैं डिफेक्ट ऑफ एयर ड्रम। कॉकलिया में भी डिफेक्ट हो सकता है, मिडल एयर ऑजिकल्स में भी डिफेक्ट हो सकता है। मिडल एयर ऑजिकल से क्या मुराद है? 3 बोन्स, बिकॉज मिडल पार्ट ऑफ द एयर इज कंपोज्ड ऑफ 3 बोन्स, मैलियस, इनकस एंड स्टेपस। इसमें भी डिफेक्ट हो सकता है, इनमें भी डिफेक्ट हो सकता है। और ऑडिटरी नर्व, वो नर्व जो कि नर्व इम्पल्स को ब्रेन की जानिब लेके जाती है, उसमें भी डिफेक्ट हो सकता है। मे कॉज डेफनेस, ये डेफनेस कर सकते हैं, यानी डेफनेस जिनकी वजह से होती है, अगर एयर ड्रम में डिफेक्ट होगा, कॉकलिया में डिफेक्ट होगा, मिडल एयर ऑजिकल में डिफेक्ट होगा। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कॉकलिया को भी डिस्कस किया था, एयर ड्रम को भी डिस्कस किया था और मिडल एयर ऑजिकल को भी डिस्कस किया था। डियर स्टूडेंट्स, इन्फेक्शन इन यूस्टिशियन ट्यूब। अब जैसे यहाँ पर यूस्टिशियन ट्यूब होती है, यूस्टिशियन ट्यूब जो कि मिडल एयर को कनेक्ट करती है थ्रोट के साथ या नेजल कैविटी के साथ। यूस्टिशियन ट्यूब के अंदर भी इन्फ्लामेशन हो सकती है, सोजिश हो सकती है। मे स्प्रेड टू मिडल एयर, अगर यूस्टिशियन ट्यूब में इन्फेक्शन होगी, सोजिश होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो गई है, सोजिश हो गई है, यूस्टिशियन ट्यूब मुकम्मल तौर पर रेड हो गई है, रेडिश हो गई है, और फिर यूस्टिशियन ट्यूब के अंदर अगर इन्फेक्शन होगी तो ये इन्फेक्शन मिडल एयर तक भी पहुंच जाएगी, यानी मिडल एयर तक भी फैल जाएगी। एयर ड्रम में भी डैमेज, अब एयर ड्रम भी डैमेज हो सकता है, और फिर बाय एन इन्फेक्शन इन ऑडिटरी कैनाल, अगर ऑडिटरी कैनाल में इन्फेक्शन होगी तो अल्टीमेटली एयर ड्रम भी डैमेज हो जाएगा। एयर ड्रम क्या है? एक थिन मेम्ब्रेन है। डियर स्टूडेंट्स, ये थी कुछ अनाटॉमिकल कॉजेज। अनाटॉमिकल कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, अब ये एक्सटर्नल कॉजेज हैं, ये वाली इंटरनल कॉजेज हैं। मैं यहाँ पे बाकायदा मेंशन कर देता हूँ, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, इंटरनल causes। अब एक्सटर्नल कॉजेज, बाहर से कोई भी वजह बन सकती है, इन्वायरमेंट से कोई भी वजह बन सकती है। एक्सेसिव नॉइज़, बहुत ज़्यादा शोर, यानी इसे मैं कह सकता हूँ शोर की आलूदगी की वजह से, बहुत ज़्यादा शोर है, बहुत ही क्राउडेड जगह है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर है, गाड़ियों का शोर है, ये भी वजह हो सकती है डेफनेस की। स्ट्रॉन्ग ब्लोज ऑन चीक,
गालों के ऊपर बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारना, ये भी वजह हो सकती है डेफनेस की। जब बहुत ज़्यादा ज़ोर से गाल पर थप्पड़ मारा जाएगा तो अल्टीमेटली एयर ड्रम डैमेज हो जाएगा। और फिर पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स एंटरिंग ऑडिटरी कैनाल, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट नोकीली चीज़ें, नोकीली चीज़ें जैसे पेंसिल होती है, पेंसिल, ये पेंसिल है, ये पेंसिल। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही उन्हें अपने कान में कोई ख़ारिश महसूस होती है तो बच्चे इस पेंसिल की ये जो नोक है ये कान के अंदर फेरते हैं, कान के अंदर डालते हैं। इन्हें कहते हैं पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स। तो मे भी ये जो पेंसिल है, पेंसिल का ये जो नोक वाली जगह है, ये हो सकता है कि ये एयर ड्रम को डैमेज कर दे। एंड अटैक फ्रॉम इंसेक्ट्स, और बाज़-औक़ात कान में कोई कीड़े मकोड़े चले जाएं, मे आल्सो अफेक्ट हेयरिंग, ये भी हेयरिंग को मुतासिर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इंसेक्ट्स, ये अकेला इंसानों में नहीं, जैसे आपने हाथी को देखा होगा, हाथी अक्सर अपने कानों को इस तरह से आगे पीछे करता रहता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि कोई भी इंसेक्ट उसके कान में ना जा सके। अगर उसके कान में चला गया तो उसकी डेथ हो जाएगी। ये एलिफेंट के अंदर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि वो अपने कान को मुसलसल हिलाता रहता है। और दूसरी बात कि जो हाथी है ये अपने आप को गंदे पानी के तालाब में अच्छे तरीके से लथपथ हो जाता है। गंदे पानी के तालाब में या कीचड़ वाले तालाब में लथपथ हो जाता है ताकि उसके जिस्म के ऊपर अच्छे तरीके से कीचड़ लग जाए। जब वो उस तालाब से बाहर निकलता है तो कीचड़ उसकी बॉडी पे होती है और कीचड़ सूख जाती है। उस कीचड़ की वजह से कोई भी इंसेक्ट वगैरह उसकी बॉडी के ऊपर नहीं चढ़ सकता। डियर स्टूडेंट्स, अब शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ एयर मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी। एयर बॉडी को बैलेंस कैसे करते हैं, यानी मैं नीचे क्यों नहीं गिरता, इधर साइड पे क्यों नहीं गिरता, इधर क्यों नहीं गिरता, पीछे क्यों नहीं गिरता, आगे क्यों नहीं गिरता, ये किस वजह से नहीं गिरता? क्योंकि एयर क्या करते हैं, एयर मेरी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन कर रही है। हाउ एयर मेंटेन द बैलेंस ऑफ बॉडी, एयर कैसे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करते हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल्स। डियर स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस लेक्चर में सेमी सर्कुलर कैनाल को डिस्कस किया था, मैंने डिस्कस किया था सेमी सर्कुलर कैनाल। एक ये रफ सी डायग्राम मैंने बनाई है, ये सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड वेस्टिब्यूल। ये वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल help to maintain the balance of the body। सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिब्यूल ये बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब सवाल ये पैदा होता है
कि सेमी सर्कुलर कैनाल्स और वेस्टिब्यूल के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से हमारी बॉडी का बैलेंस मेंटेन होता है। अब हम ये डिस्कस करेंगे। सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल्स कंटेन सेंसरी नर्व। जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं इनके अंदर सेंसरी नर्व हैं विच कैन डिटेक्ट एनी मूवमेंट ऑफ द हेड। और ये जो सेंसरी नर्व्स हैं ये हेड की मूवमेंट को डिटेक्ट करती हैं, डिटेक्ट कर सकती हैं हेड की मूवमेंट को। आगे की जानिब हेड की मूवमेंट, पीछे की जानिब हेड की मूवमेंट, इस तरफ हेड की मूवमेंट, ये कौन डिटेक्ट करती हैं? ये सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर जो सेंसरी नर्व्स होती हैं ये हेड की मूवमेंट को डिटेक्ट करती हैं, मालूम करती हैं। जब हेड की मूवमेंट इस तरफ होगी या हेड की मूवमेंट इस साइड पे होगी या हेड की मूवमेंट आगे होगी या हेड की मूवमेंट पीछे होगी। वेस्टिब्यूल कैन डिटेक्ट एनी चेंजेस इन द पोस्चर ऑफ द बॉडी। पोस्चर कहते हैं पोजीशन को। मैं अपनी जगह पर खड़ा हूँ, ये मेरा पोस्चर है। अब मैं गिरता क्यों नहीं? अगर मैं गिरूंगा तो मेरा पोस्चर अल्टीमेटली ख़राब होगा, पोजीशन कहते हैं। यानी वेस्टिब्यूल कैन डिटेक्ट एनी चेंज इन द पोस्चर ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी की पोजीशन में अगर कोई भी चेंज आती है तो फौरी तौर पर जो वेस्टिब्यूल है इसको पता चल जाता है, क्योंकि वेस्टिब्यूल से क्या निकलती हैं? सेंसरी नर्व्स निकलती हैं। द न्यूरॉन्स कमिंग फ्रॉम दीज टू रिसेप्टर्स। अब टू रिसेप्टर्स कौन कौन से? एक रिसेप्टर हो गया सेमी सर्कुलर कैनाल, क्योंकि इसके अंदर सेंसरी नर्व्स हैं। दूसरा रिसेप्टर कौन सा हो गया? वेस्टिब्यूल, क्योंकि वेस्टिब्यूल के पास क्या है? सेंसरी नर्व्स हैं। रीच सेरिबेलम, ये सेरिबेलम में पहुंचती हैं। अब सेरिबेलम क्या है? सेरिबेलम is the part of hind brain। सेरिबेलम जो है ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है और सेरिबेलम का काम ही यही है कि ये बॉडी की पोजीशन को मेंटेन करता है कि इंसान गिरे ना। अब सेरिबेलम कैसे करता है? सेरिबेलम वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल के ज़रिए हमारी बॉडी की पोजीशन को मेंटेन करता है थ्रू ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी नर्व के ज़रिए, यानी सेरिबेलम में ऑडिटरी नर्व आती है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे डिस्कस करते हैं द थंडर स्टॉर्म। द थंडर स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म एक ऐसा तूफान होता है जिसमें बिजली भी चमकती है, गरजदार आवाज़ भी आती है और बारिश भी आती है। इसे कहते हैं गरज चमक के साथ जो तूफान आता है। अब इसमें होता क्या है? सबसे पहले बिजली चमकती है, उसके बाद एक ज़ोरदार गरज की आवाज़ आती है। करेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड थंडर, यानी सबसे पहले बिजली चमकती है, उसके बाद एक ज़ोरदार गरज की आवाज़ आती है। अब बिजली का चमकना और गरजदार आवाज़ का आना ये कैसे आती है, क्यों आती है? द लाइटनिंग इज कॉज्ड बाय। अब ये जो बिजली चमकती है ये फिनोमिना कैसे होता है, ये प्रोसेस कैसे होता है? डियर स्टूडेंट्स, एयर के मॉलिक्यूल और वाटर ड्रॉपलेट्स, यानी थंडरस्टॉर्म में एयर चल रही होती है, एयर
विंड कह लो, विंड, विंड, चलती हुई हवा को विंड कहते हैं। यानी कि मूवमेंट ऑफ एयर, एयर मूव कर रही होती है, एयर मूव करती है। अब एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एयर के मॉलिक्यूल और वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स यानी क्लाउड्स, क्लाउड्स, क्लाउड्स क्या हैं? वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, यानी पानी के कतरे। क्लाउड्स क्या हैं? वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। अब क्लाउड्स के अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं और एयर के अंदर जो मॉलिक्यूल हैं, ये आपस में इनके दरमियान फ्रिक्शन होती है और फ्रिक्शन की वजह से बिजली चमकती है। ये आपस में टकराते हैं जिससे बिजली चमकती है। बाय एन इलेक्ट्रिकल चार्ज, इनके ऊपर चार्ज आ जाता है और चार्ज हमेशा नेगेटिव होता है। यानी जब एयर के मॉलिक्यूल और वाटर के मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे जिससे चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट याद रखिएगा कि कौन सा चार्ज आता है? हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है। ड्यू टू मूवमेंट्स ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, जैसे ही बादलों के अंदर या जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं और क्रिस्टल कैरिड बाय विंड, या फिर विंड के अंदर जो क्रिस्टल्स होते हैं, द सडन इंक्रीज इन द प्रेशर एंड द सडन इंक्रीज इन द प्रेशर एंड टेम्परेचर फ्रॉम लाइटनिंग। अब लाइटनिंग से अचानक एक तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। यानी बिजली के चमकने से एक तो प्रेशर इंक्रीज होगा और टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। जब प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो अचानक जो एयर है ये एक्सपैंड हो जाती है, ये फैल जाती है। द एक्सपेंशन ऑफ एयर, जब एयर फैलती है तो अचानक एक गरजदार आवाज़ आती है। द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, बिजली की जो चमक है, सबसे पहले बिजली चमकती है। बिजली चमकने के कुछ सेकंड के बाद एक बहुत ही गरजदार आवाज़ आती है। द टाइम डिफरेंस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट, अब टाइम का डिफरेंस है। सबसे पहले बिजली चमकेगी, बिजली चमकने के बाद गरजदार आवाज़ आएगी। अब कुछ सेकंड का डिफरेंस है। यह डिफरेंस क्यों है? द टाइम डिफरेंस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट साउंड ट्रेवल स्लोअर, कि जो आवाज़ है वो हवा में आहिस्ता ट्रैवल करती है। किसके मुकाबले में? लाइट के मुकाबले में। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।